नमस्ते। मैं डॉक्टर अविनाश टाक अहमदाबाद से यूट्यूब के थ्रू आपसे बात कर रहा हूँ। और आज का टॉपिक है कि जब हमें लेट्रिन के साथ या बाद में जो ब्लड आता है उसका कारण क्या है। क्या ये ब्लीडिंग पाइल्स की वजह से होती है, जिसे आम भाषा में हेमोरॉइड या मस्से भी कहते हैं। क्या ये ब्लीडिंग कैंसर की वजह से हो सकती है, या कोई आंत की इंटेस्टाइन की ऐसी कोई बीमारी जो अलग हो, जो इसका कारण हो सकता है। आज ये टॉपिक सेलेक्ट करने का कारण ऐसा है, हमने पहले भी कई बार ऐसा देखा है और रिसेंटली अभी देखा है कि एक पेशेंट को यही तकलीफ हो रही थी, स्टूल में ब्लड आ रहा था और उनका ट्रीटमेंट पाइल्स समझ के किया गया, लेकिन बाद में पता चला ये पाइल्स नहीं, ये तो कैंसर की तकलीफ है। पाइल्स की सर्जरी होने की वजह से उनका कैंसर का इलाज सफल तो हुआ, लेकिन मरीज के परिवार को काफ़ी सारी परेशानी से गुजरना पड़ा। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं, जहां पर आप पाइल्स और कैंसर में कैसे डिफरेंशिएट करें, दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों की जांच कैसे अलग होती है, दोनों का ट्रीटमेंट कैसे अलग होता है और दोनों का रिजल्ट कैसे अलग होता है। इसी बारे में जानकारी देने के लिए आज का ये वीडियो बना रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाइल्स और हेमोरॉइड्स क्या होते हैं। पाइल्स और हेमोरॉइड्स नॉर्मली एक स्वोलन ब्लड वेसल्स का पार्ट होती है, जो हमारी एनल कैनाल कहूँ तो अपने लेट्रिन का रास्ता और उससे अंदर का करीब 3 सेंटीमीटर का एरिया एनल कैनाल कहलाता है। यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स नॉर्मली होती है और यहाँ पर एक ये कुशन की तरह काम करती है। वो लेट्रिन रास्ते को बंद रखती है, स्टूल को बाहर आने से रोकती है। पर अगर जब ये कुशंस का साइज बढ़ने लगे तो पाइल्स का डेवलपमेंट होना शुरू होता है। और इसके भी कई सारे कारण हैं। मुख्य कारण है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। जब आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो आपको स्टूल पास करने के लिए जोर लगाना पड़ता है, आपको टॉयलेट में स्टूल पास करने के लिए समय ज़्यादा लगता है, तो इसका मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है। ऐसे कॉन्स्टिपेशन को डिफाइन करना मुश्किल सा है, पर आप यूँ समझे, अगर आपको स्टूल पास करने में जोर लगाना पड़ता है, स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ज़्यादा समय लगता है, या आपका स्टूल शुरू में हार्ड आता है, तो आप कॉन्स्टिपेशन से परेशान हो रहे हैं। इसी कॉन्स्टिपेशन की वजह से जब स्टूल हार्ड होता है और हम जब ज़्यादा जोर लगाते हैं तो एनल कैनाल की कुशंस पे जोर पड़ता है, जिससे इनका साइज बढ़ने लगता है। अगर कॉन्स्टिपेशन को यहाँ पर कंट्रोल कर लें तो ये प्रोसेस आगे बढ़ने से रुक सकती है, और इसी प्रोसेस के दौरान पाइल्स का डेवलपमेंट शुरू होता है। पाइल्स के मरीज को तकलीफ में स्टूल में ब्लड आने लगता है, या कभी कभी पाइल्स की स्वेलिंग की भी तकलीफ महसूस होती है, जिससे इचिंग हो, लेट्रिन करने के बाद कुछ हल्का सा दुखाव महसूस होता हो और अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। दोनों ही अलग अलग सिम्टम हैं, और इन दोनों का कारण ये है कि पाइल्स भी 2 तरह के होते हैं। एक पाइल्स जिन्हें हम इंटरनल पाइल्स कहते हैं, जो मेडिकल लैंग्वेज में एक डेंटल लाइन के अंदर की तरफ जो पाइल्स डेवलप होते हैं उनको इंटरनल पाइल्स कहते हैं। इन पाइल्स के सिम्टम में ब्लीडिंग ही मेन सिम्टम है। ब्लीडिंग का मीन्स जो स्टूल से ब्लड आएगा वो रेड कलर का ब्लड आता है, इसमें पेन नहीं होता है। और इसके अंगे कंपेरिजन में जो एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं वो आपको महसूस होंगे। लेट्रिन रास्ते में स्वेलिंग होगी, स्टूल पास करेंगे तो जलन होगी, इचिंग होगी, डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। और ये पाइल्स, क्योंकि ये पाइल्स डेंटल लाइन के बाहर की तरफ बनते हैं, इसलिए वहाँ पेन भी आपको महसूस हो सकता है। इंटरनल पाइल्स 4 तरह के होते हैं और उसी के आधार पर हम आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। बहुत छोटे पाइल्स होते हैं, उनको ग्रेड 1 कहते हैं। अगर पाइल्स बड़े हैं, साइज बड़े हैं, लेकिन स्टूल पास करते हैं तो बाहर आते हैं, लेकिन फिर वो अपने आप ही अंदर चले जाते हैं, उसको ग्रेड 2 बोलते हैं। ग्रेड 3 पाइल्स वो होते हैं जहाँ इंटरनल पाइल्स स्टूल पास करने के साथ बाहर आते हैं,
पर खुद अंदर नहीं जाते हैं, जिन्हें फिंगर के द्वारा अंदर पुश करने की जरूरत पड़ती है तभी वो अंदर जाते हैं। और ग्रेड 4 पाइल्स वो होते हैं जो स्टूल के साथ बाहर आते हैं और फिर भी अंदर नहीं जाते हैं। और ऐसे पाइल्स में स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से उनमें स्वेलिंग आती है, ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग हो जाती है और वो स्वोलन हो जाते हैं, उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। पाइल्स का प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है। मैंने जैसे कि बताया कि कॉन्स्टिपेशन एक मुख्य कारण है, पर कॉन्स्टिपेशन के अलावा कई सारे और भी कारण हैं जिसकी वजह से पाइल्स की तकलीफ डेवलप होती है। अब प्रेगनेंसी के दौरान पेट का प्रेशर ज़्यादा होता है, उसकी वजह से लेडीज़ में पाइल्स डेवलप होते हैं। पर डिलीवरी के बाद पेट का प्रेशर कम हो जाता है तो ये पाइल्स अपने आप रिजोल्व हो जाते हैं। पर याद रखें, जिन लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स डेवलप हुए हैं उनको फ्यूचर में पाइल्स की तकलीफ वापस आने की संभावना है, इसलिए वो हमेशा कॉन्स्टिपेशन से दूर रहें। अब बात करते हैं रेक्टम कैंसर की। आम आदमी के लिए तो स्टूल में ब्लड आना पाइल्स ही माना जाता है और मेजोरिटी में बात सही है, पर हर मरीज में जहाँ स्टूल में ब्लड आता है वो तकलीफ पाइल्स की नहीं है। मैं इस बात पे इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि हमारे पास ऐसे केस रेफर होके आते हैं कि जिनका इलाज शुरू में पाइल्स समझ के किया जाता है, लेकिन बाद में वो कैंसर के रूप में सामने बीमारी आती है। सो ये कैंसर क्या है? ये कैंसर एनल कैनाल या रेक्टम से आने वाला ओरिजिन होने वाला कैंसर है, जो वहाँ की सेल से डेवलप होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कभी वहाँ पर पॉलिप भी हो सकती है, पॉलिप का आगे साइज बढ़ता है तो कैंसर में डेवलप हो सकती है। कई बार बिना पॉलिप के भी कैंसर डेवलप हो सकता है। आपको पता कैसे चलेगा? मुश्किल है कहना ये। कई बार आपको पता भी नहीं चले कि कैंसर डेवलप हो रहा है। पहला सिम्टम ब्लीडिंग ही होता है। तो आपके स्टूल में अगर ब्लड आए तो वो कैंसर भी हो सकता है, वो पाइल्स भी हो सकता है। दोनों डिफ्रेंशिएट करने के लिए ही आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। पर आपकी जानकारी के लिए कैसे पता चले कि ये कैंसर है या ये पाइल्स की तकलीफ है? अगर आपका स्टूल में ब्लड आने के साथ साथ में वजन कम हो रहा है, आपका भूख कम लगती है आपको, तो ये कैंसर की तरफ इशारा करता है। साथ में ये भी देखा जाता है कि रेक्टम के कैंसर में दर्द को कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना ज़्यादा होती है। यानी मैं कहूँगा कम समय में कॉन्स्टिपेशन का डेवलप होना भी रेक्टम कैंसर की तरफ इशारा करता है। और सिंपल शब्दों में कहूँ तो अगर किसी को 3 महीने पहले या 4 महीने पहले या 6 महीने पहले स्टूल की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नॉर्मल स्टूल पास होता था, अब धीरे धीरे उसको कॉन्स्टिपेशन डेवलप होने लगा है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब एक बार में पेट का पूरा साफ नहीं होना, स्टूल को पूरा साफ करने के लिए ज़्यादा जोर लगाना, ज़्यादा समय लगना, और इसकी वजह से ब्लीडिंग का आना। अगर साथ में जैसा मैंने पहले बताया कि अगर वेट कम हो रहा है, खाने का मन कम करता है, तो ये अंदाज लगता है कि आपको कैंसर की तकलीफ हो सकती है। मैं समझता हूँ कि आपके लिए चुनौती वाली स्थिति है कि आपको कैसे पता चले कि आपको रेक्टम में कैंसर पाइल्स है। यूजुअली ये हमने ऑब्जर्व किया है कि कॉमन पीपल इस प्रॉब्लम को यूजुअली किसी शेयर नहीं करता है, डॉक्टर को दिखाने में देर करता है, शर्माता है ये, और जब तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे पास दिखाने के लिए आते हैं। पर मैं कहना चाहूँगा इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, ये आपकी तकलीफ है। जितना जल्दी आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे उतना जल्दी आपको इसका इलाज मिलेगा। तो सिम्टम सेम है, पर सिम्टम के साथ में एसोसिएट सिम्टम दोनों के अलग अलग होते हैं। इसके द्वारा हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा काम है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जो आपको देख करके जांच के बताए कि आपको पाइल्स है कि नहीं है। यूजुअली पाइल्स का ट्रीटमेंट जनरल सर्जन, लेप्रोस्कोपिक सर्जन या गैस्ट्रो सर्जन करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन्हीं डॉक्टर के पास जाकर के जांच कराएं। फैमिली फिजिशियन या एमडी फिजिशियन यूजुअली सिम्टम्स सुन के इलाज करते हैं, पर मैं यह जोर देना चाहूँगा जब तक कि लेट्रिन के रास्ते को जांच करके देखा नहीं जाए तब तक ये कहना मुश्किल है कि आपको पाइल्स की तकलीफ है या नहीं है। इसलिए जनरल सर्जन, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या गैस्ट्रो सर्जन, ये सभी लोग प्रॉपर तरीके से लेट्रिन के रास्ते की जांच करते हैं
और उससे पता करते हैं कि आपको पाइल्स की तकलीफ है या कोई तकलीफ है। जांच करने के भी कुछ तरीके हैं। पहला जांच होता है जो हम फिंगर टेस्ट करते हैं। हम फिंगर पे के थ्रू जांच करके देखते हैं कि अंदर की तकलीफ कैसे महसूस हो रही है। यह जांच पेनलेस होती है क्योंकि फिंगर पे हम एनेस्थीसिया देने वाली दवा लगा के फिर जांच करते हैं। दूसरे टेस्ट का नाम है प्रोक्टोस्कोपी। एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पे वापस सुन करने की दवा लगा के टेस्ट करके देखा जाता है कि करीब अंदर से 5 सेंटीमीटर तक क्या कैंसर है या पाइल्स की तकलीफ है, इससे पता चल जाता है। और अगर आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाने जाते हैं तो वो एनोस्कोपी या सिग्मोडोस्कोपी एंडोस्कोपी के थ्रू देखते हैं कि आपको पाइल्स की तकलीफ है या और कोई तकलीफ है ये। तो इन 4 तरह के डॉक्टर से मिलने से और एक जांच कराने के बाद ये अश्योर हो जाता है कि आपको पाइल्स की तकलीफ है या पाइल्स के अलावा कोई तकलीफ है। अगर डॉक्टर को लगता है कि ये पाइल्स नहीं है, कैंसर हो सकता है, तो डेफिनेटली डॉक्टर आपकी सहमति के बाद में वहाँ जांच का टुकड़ा लेंगे और उसको बायोप्सी के लिए भेजेंगे। उस बायोप्सी से पता चलता है कि इसमें कैंसर है या और कोई बीमारी है, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे या ट्यूबरकुलोसिस, ऐसी कुछ अलग बीमारियां भी इसका कारण हो सकती है। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं ट्रीटमेंट। तो पाइल्स एक तरीके से बिनाइन डिजीज है। बिनाइन डिजीज का मतलब जो बीमारी धीरे 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 करके आगे बढ़ती है, ये बीमारी जानलेवा नहीं होती है। दूसरा, कैंसर की बीमारी कम समय में तेजी से आगे बढ़ती है और अगर इसका समय पर इलाज नहीं किया जाए तो जानलेवा हो जाती है। फोर्थ पॉइंट, इनका ट्रीटमेंट कैसे करें। जैसा कि बताया कि पाइल्स की प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन की वजह से होती है, तो अगर हम कॉन्स्टिपेशन पर ध्यान दें तो इसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं या डेवलप होने से रोक सकते हैं। जैसे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के द्वारा हम पाइल्स को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं और ये एक मुख्य इलाज है। काफ़ी कम लोगों के अंदर हमें अंत में सर्जरी की जरूरत पड़ती है अगर वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से और कुछ मेडिसिन से उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या है? बहुत ही सिंपल बात है कि आपके खाने में फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। फाइबर्स स्टूल को सॉफ्ट करते हैं और से स्टूल आराम से बाहर निकल के आ जाता है। अगर आप फाइबर्स कम लेंगे, स्टूल हार्ड होगा, आपको स्ट्रेन करना पड़ेगा, समय ज़्यादा लगेगा और पाइल्स डेवलप होने लग जाएंगे और एक समय तो ब्लीडिंग भी करने लग जाएंगे। फाइबर्स के अलावा आपकी डाइट में वाटर की इंटेक होना चाहिए। अगर आप सुबह उठने के बाद और टॉयलेट जाने से पहले अगर 2 या 3 ग्लास नॉर्मल वाटर या ल्यूकवार्म वाटर पीते हैं तो आपको इंटेस्टाइन को एम्प्टी होने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो प्राइमरीली पाइल्स का ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट ही है। काफ़ी कम लोगों के अंदर सर्जरी की जरूरत पड़ती है। सर्जरी तभी करी जाती है जब ब्लीडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी कंट्रोल में नहीं आ रही है, फ्रिक्वेंटली ज़्यादा हो रही है। ब्लीडिंग की वजह से अगर आपका हीमोग्लोबिन का लेवल काफ़ी कम हो रहा है और अगर पाइल्स बाहर आ गए हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं, तो ही सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज आप लाइफस्टाइल के द्वारा पाइल्स का ट्रीटमेंट अपने घर पे ही कर सकते हैं। लेकिन कैंसर का इलाज अलग है। कैंसर का इलाज घर पे नहीं हो सकता है। डायग्नोज होने के बाद एक्सपर्ट डॉक्टर से आप मिलिएगा, वो आपके लिए जरूरी टेस्ट करवाएंगे जिसमें कोलोनोस्कोपी करवाते हैं ताकि ये देखते हैं कि कैंसर के अलावा केवल इंटेस्टाइन में और कहीं पर भी कैंसर के प्रिकर्सर लीजन्स हो सकते हैं, वो है या नहीं है। और बाद में 3 तरह की मोडालिटी ट्रीटमेंट में आती है: सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। तीनों के कॉम्बिनेशन से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। किस दर्द में कौन सी थेरेपी का यूज किया जाएगा वो पेशेंट की कंडीशन, आपकी बीमारी की स्टेज को देख के हम डिसाइड करते हैं। पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, अगर आपने समय खराब किए बिना जल्दी से अगर इलाज शुरू कराया तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको पाइल्स और कैंसर के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी और हम आगे भी ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे, आपको शेयर करते रहेंगे। अगर आप भी इससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर अगर आप हमसे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने लिख के भेजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।
મને પહેલાં પાઇલ્સને લઈને સંડાસની અંદરથી બ્લડ પડતું હતું. એ પછી મેં પાઇલ્સનું ઓપરેશન કરાવડાવ્યું. પાઇલ્સના ઓપરેશનથી પણ બ્લડ પડવાનું બંધ ના થયું. તો એના અનુસંધાને મેં ફરી ટેસ્ટને કરાવ્યું. તેમાં મને કેન્સર આવ્યું અને કેન્સરની સારવાર મેં સેલ્બી હોસ્પિટલમાં લીધી અને તેમાં ડૉક્ટર અવિનાશ ટાંક સાહેબે એનું ઓપરેશન કરી અને તે દૂર કર્યું. ત્યાર પછી તેઓએ મને એક બેગમાં મૂકી કે જેનાથી હું સંડાસ ને બાથરૂમ બંને એની અંદરથી કરી શકું. અને 6 મહિના જેવો સમય થઈ ગયો, મને કોઈ પણ પ્રકારની આમાં તકલીફ પડેલી નથી. હું મારી જાતે મારું કામ કરી શકું છું. मेरा नाम विरल दोषी है और मैं नयन भाई शाह मेरे फादर इन लॉ है. उनकी एज 66 ईयर है. शुरू में इन बिगिनिंग उनको टॉयलेट में ब्लड आ रहा था. जब हमने 1-2 डॉक्टर को दिखा तो हमें पता चला कि उनको पाइल्स का प्रॉब्लम है. हम लोगों ने पाइल्स का सर्जरी करवाया, लेकिन फिर भी उनको इतना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ. एंड हम लोगों ने फिर से थोड़ा डायग्नोसिस किया तो पता चला कि उनको बड़ी अतरी का कैंसर है. तो रिलेटेड टू दैट वी कंसर्न विद द स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ भावेश पारेख इन सेल्बी हॉस्पिटल अहमदाबाद. उन्होंने उनकी टीम को अप्रोच किया स्टर्लिंग में और द्वारिका में अविनाश टांक सर को. और पहले हमने थोड़ा लेज़र थेरेपी किया जो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का था, जिसके थ्रू मेरे पापा कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ. जैसे उनका वेट लॉस नहीं हुआ, उनका हेयर नहीं चला गया और उनकी स्किन ब्लैक भी नहीं हुई. और बहुत एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको कीमोथेरेपी दिया, उनको पता भी नहीं चला. फिर बाद में अविनाश टांक सर के साथ हमने सर्जरी करवाया बड़ी अतरी का और उनमें उसके अंदर हमने हमें कैंसर को रिमूव कर दिया. अविनाश सर ने एक एक्सटर्नल बैग कैरी करने को रखा हुआ था, जो यहाँ पर मेरे पापा के पेट के ऊपर लगा हुआ दिखता है, जो बहुत ही इजीली स्टिक होता है. इतना पता भी नहीं चलता कि इनको बैग लगाया हुआ है. शुरू में 2-3 बार चेंज करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, लेकिन अविनाश टांक सर की टीम और उनके जो अदर असिस्टेंट थे उन्होंने हमें अच्छा ट्रेनिंग भी देकर कैसे चेंज करना है, क्या प्रिकॉशन लेने हैं, वो सब बताया था, जिसके थ्रू हम बार बार उसको चेंज करते रहते घर पर, जिसमें हमें किसी और की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी. और उनको वो बाहर भी घूम सकते थे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो नहीं रहा था. और अभी ऑलमोस्ट पोस्ट थेरेपी भी उनका ख़त्म हो गया है सेल्बी में. एंड हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि उनकी बड़ी अतरी वापस से सेम जगह पर स्टिक हो जाए और वो रेगुलर लाइफ जीने लगे. तो हमें इतना कॉन्फिडेंस विद द हेल्प ऑफ स्पेशल डॉक्टर और जो अभी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है मार्केट में, उसके थ्रू हमें बहुत कॉन्फिडेंस आया तीनों डॉक्टर के ऊपर. और हमारी सर्जरी बहुत अच्छी तरह से हुई है. एंड आई थिंक माय फादर इज इन गुड सिचुएशन नाउ. Just we are now planning to keep everything as it is, so he comes in his regular life. Thank you. द्वारका क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर अविनाश टांक SGPGI से MS और MCH करके आज अहमदाबाद के जाने माने ओबेसिटी और गैस्ट्रो सर्जन है. शेल्बी हॉस्पिटल में लिवर, गैस्ट्रो एंड ओबेसिटी डिपार्टमेंट के फाउंडर हेड रह चुके हैं और एशियन बैरियाट्रिक्स में भी 2009 से 2010 तक ओबेसिटी सर्जन रह चुके हैं. इंडिया के अलावा जापान और कोरिया में ट्रेंड डॉक्टर टांग कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं. अभी विजिट कीजिए द्वारका क्लिनिक या कॉल कीजिए
8866020505 पर और वापस पाइए एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन।